तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैप्टर में। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि मैं सीजल 2020 बैच से डब्ल्यू एज ए पोस्टेड हूँ और मैं तब से अभी वर्किंग कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 2.5 साल का समय हो गया। इवन कि मैं 2021 में भी डब्ल्यू से सिलेक्टेड था। तो गाइस, अभी तक मेरे को कल से ऑलमोस्ट 2.5 साल का एग्जाम वो टाइम हो गया है। तो मुझे एक अच्छा कहते हैं डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज है। तो मैं आपको कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में काफ़ी मिथ बन रखी है, तो उनको मैं आपकी गलती क्लियर करना चाहूँगा। और गाइस, जितना लोग बता रहे हैं डब्ल्यू को लेकर, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, कुछ ज़्यादा हाइप बना रखी है। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है प्रमोशन की, ट्रांसफ़र की। और ये भी बात करेंगे कौन कहते हैं एलिजिबल है, काफ़ी मिथ है मार्केट में। और हम ये भी बात करेंगे कि डब्ल्यू की तैयारी कब से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, क्योंकि गाइस मेरे हमेशा डब्ल्यू पेपर 4 में हमेशा कहते हैं अबव एवरेज कहते हैं मार्क्स होते थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ समय में कहते हैं डब्ल्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी, तो गाइस काफ़ी लोगों के मन में होता है कि आपका कहते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए या आपका कोई फाइनेंस से रिलेटेड आपकी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। तो गाइस, ऐसा नहीं है। जो आपका दो आपको क्राइटेरिया फुलफिल करनी है। फर्स्ट, पहले कहते हैं जो एज होती है 21 से 30 के बीच में होती है। अब जो एज है आपकी 18 से 30 के बीच में। दूसरी है आपकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आपको जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, नथिंग एल्स। आपको ये नहीं है कि आप कहते हैं प्रोफेशनल डिग्री चाहिए कोई कॉमर्स की, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, बस ये एलिजिबिलिटी है। यू आर कहते हैं एलिजिबल फॉर कहते हैं डब्ल्यू पेपर। अब बात आती है कि जब आप फॉर्म भरे, तो फॉर्म भरते वक्त आपको टिक लगाना है, अदरवाइज आप कहते हैं आपके मार्क्स आ भी गए, अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर भी ली, तो आपको उस लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो ये गलती मत करना। जब फॉर्म फिलअप करें तो कोशिश करना डब्ल्यू की पेपर के लिए टिक लगाना। अब बात करते हैं कि जो हमारी जो डब्ल्यू की होती है वैकेंसी, उसके लिए हमें क्या करना होता है एक्स्ट्रा। तो गाइस, सिंपल सा है। जो जैसे जेएसओ की कट ऑफ अलग आती है, ऐसे डब्ल्यू की भी कट ऑफ अलग आती है। बस आपकी ये चीज ध्यान में रखना कि आपकी जो कट ऑफ है ना, बाकी एग्जाम जो पोस्ट की कट ऑफ होती है उससे काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो मैं अगर एक रफ आइडिया लगाऊं कि जो भी मैंने अभी तक जितने भी डब्ल्यू की पेपर की कट ऑफ देखी है और जब मैंने भी क्लियर करा था, उसका एक रफ आइडिया लगाऊं, तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है ना 160 प्लस का टारगेट रखो, तभी आप कहते हैं डब्ल्यू की सोचना। क्योंकि प्री में हम देखते हैं कि एक एक 1.5 लाख लोग सिलेक्ट होते हैं, पर 1-1.5 लाख में से 8 से 10 हज़ार लोग ही कहते डब्ल्यू पेपर क्वालिफाई करते हैं। तो ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, जब मेंस में आप कहते जाओगे तो आपको कहते मेंस में एक एक्स्ट्रा पेपर देना होगा, जैसे जेएसओ वाले केस में होता है। तो आपको एक पेपर एक्स्ट्रा देना है, जिसमें हमें कहते हैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। तो गाइस, इसके ऊपर मैं कहते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि हमें कहते हैं जो डब्ल्यू पेपर 4 होता है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्योंकि गाइस, मैंने 2 बार कहते हैं डब्ल्यू का पेपर निकाला है और मेरे हमेशा कहते हैं 150 प्लस के अराउंड ही ज़्यादा ही रहते थे। वन एक बार तो 166 भी आए थे। तो हमेशा मेरे कहते हैं पेपर 4 में अच्छे मार्क्स आते थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उस समय में कैसी तैयारी कर सकते हो। और यूट्यूब में कहते हैं कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से चीज़ें बता नहीं रखी और एरिया कवर नहीं कर सका। अगर मैं आने वाले समय में अगर मेरे पास टाइम होगा, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर आपको कहते हैं छोटी-छोटी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप कहते हैं ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर सको। तो ये थी बात पेपर 4 की। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ वर्क। तो नेचर ऑफ वर्क में क्या होता है? तो गाइस, सिंपल सा है। एज़ ए डब्ल्यू आप जॉइन करते हो, आपका रोल क्या होता है? आपका रोल है कि हमारा जो गवर्नमेंट है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में मतलब ये कह सकते हो कि फंड देती है। तो हमारा एज़ ए डब्ल्यू जब हम पोस्टेड होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस फंड को चेक करना कि दे आर यूजिंग वाइजली। अगर वो अच्छी तरह यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके बेस पे हमें कहते हैं पॉइंट रेज़ करना होता है, ताकि वो कहते हैं नेक्स्ट ईयर या आने वाले टाइम पे उसको रेक्टिफाई कर सके और इसको इम्प्रूव कर सके। अगर हो सके कि वो चीज़ गलत है, तो गवर्नमेंट को रिकवरी मिल सके। तो बेसिकली ये कहते हैं एज़ ए डब्ल्यू का काम होता है वहाँ पे फील्ड पे जाके। अब बात आती है कि जो जॉब होती है ना, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क होता है 2 टाइप का। एक तो आपका हेडक्वार्टर मिलेगा या आपको फील्ड मिलेगी। काफ़ी लोगों को कहते हैं फील्ड पसंद होती है, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो ये नहीं कह सकते कि आप डब्ल्यू जब बन रहे हो तो आप बहुत बड़ा मतलब आपने बहुत बहुत बड़ी चीज़ कुछ ऐसे कर दी। कुछ नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, नहीं तो आपको बाद में हर्ट होगा।
पोस्ट है, ऑल्दो कहते हैं लेवल 8 की पोस्ट है, बाकी लेवल 7 की पोस्ट है। कुछ एडवांटेज आपको मिलते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि आप कहते हैं कुछ जो वीडियो में या आप कहते हैं यूट्यूब में चीज़ें देखते हो, ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। तो आपको इस माइंडसेट के साथ रहोगे तो आपको बाद में हर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको इतना एफर्ट लगाने के बाद जब डब्ल्यू मिलती है और आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो और आपको वो चीज़ नहीं मिलती, तो फिर आपको कहते हैं प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ याद रखना। तो लेवल 8 की पोस्ट होती है, गैजेटेड पोस्ट होती है। तो गाइज अब हम बात करेंगे सैलरी। तो सैलरी अगर आप डबल ए ज्वाइन करोगे तो आपका जो बेसिक होगा 47,600 होगा। अभी तक मेरे 2 इंक्रीमेंट लग गए हैं तो मेरा 50,500 हो गया है। तो अगर मैं आप बात करूँ नेट इन हैंड सैलरी, तो 78 प्लस आपकी कहते इन हैंड सैलरी आपकी वाई सिटी में, और एक्स सिटी में आपको ये समझ सकते हो 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा मान लो। तो ये कह सकते हो कि 84-85 के करीब वहाँ आपको कहते हैं एक्स्ट्रा एक्स सिटी मिले। जो अपना डिपार्टमेंट है ऑलमोस्ट जो इसका ऑफिस होता है वो वाई सिटी और एक्स सिटी में होता है, जेड सिटी में बहुत रियली होता है। तो ये आपकी थी सैलरी वाला एस्पेक्ट। अब बात करें हम प्रमोशन की, तो गाइस प्रमोशन ऐसा है कि अगर आप डब्ल्यू ज्वाइन करते हो तो 4 साल के बाद आपको एनएफयू लग जाते हैं, जिसका मतलब है 5400 ग्रेड पे हो जाता है। और उसके बाद आपका एनएफयू लगने के बाद आप सीनियर ऑडिट ऑफिसर बनते हो, और सीनियर ऑडिट ऑफिसर बनने के बाद आप डीएजी भी बन सकते हो अगर आप कहते अर्ली एज में लग गए हो। तो ये तो अपनी पूरी लाइफ का कहते हैं आपका प्रमोशन क्राइटेरिया। बाकी इसमें ये बेनिफिट ये है कि आपके ना डिपार्टमेंट में इंक्रीमेंटल एग्ज़ाम होते रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप एग्ज़ाम दो तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट पूरे साल में 12-13 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है। तो 4 एग्ज़ाम आपको मिलते हैं इंक्रीमेंटल एग्ज़ाम। तो ये आपका था प्रमोशन एस्पेक्ट। अब बात करें अगर हम ट्रांसफ़र, तो गाइस ट्रांसफ़र में मैं आपको क्लियर करने से पहले ये बताना चाहता हूँ, जैसा आपने देखा होगा कि जो डब्ल्यू की वैकेंसी है ना, उसमें कहीं स्टेट कैडर लिखा हुआ है, कहीं पे सेंटर कैडर लिखा हुआ है। तो इसका डिफरेंस ये है कि स्टेट कैडर में आपने ये देखा होगा कि आपको रीजनल लैंग्वेज चाहिए। तो रीजनल लैंग्वेज चाहिए तो कहने का मतलब आप साउथ वाले जो डिपार्टमेंट थे वहाँ तो आप पोस्टेड हो नहीं सकते, क्योंकि आपने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये तो पढ़ी नहीं होगी। हम बात करते हैं हम नॉर्थ बेल्ट में आपको जॉब मिल सकती है, जहाँ भी हम हिंदी है या किसी की अपनी कोई पर्सन वो 10th क्लास में कोई लैंग्वेज उसने पढ़ी हो तो उसको वो कहते हैं स्टेट भी मिल सकता है। तो ये था हमारा स्टेट कैडर। एक बार आप वहाँ पोस्टेड हो गए, नो चांसेस फॉर ट्रांसफ़र। अगर बात करें सेंटर कैडर, तो सेंटर कैडर में थोड़ा ये है कि जिसे हम बोल सकते हैं CER। तो CER में क्या हो रहा है कि आपका CER और CRA दो ही अभी कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग हुए, डिपार्टमेंट नए क्रिएट हुए हैं, ये कह सकते हो चेंजेस आए हैं। जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट जब कहते हैं कुछ डिपार्टमेंट आते हैं सेंट्रल लेवल पे एक्सपेंडिचर होता है और रिवेन्यू आता है, जैसे आपका IT डिपार्टमेंट हो गया, GST डिपार्टमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको सेंटर के चलते ऑडिट करेंगे IT GST के। तो इसमें आप क्या है कि आपके ना जोन बने होंगे, मान लो कि एक जोन में 4-5 स्टेट आ गए, अगर आपका वहाँ पोस्टेड हो गए उस जोन में आ गए तो वो 4-5 स्टेट में आप सर्कुलेट होते रहोगे। ये वाला सीन है। पहले चलते ऐसा नहीं होता था, आप कहीं पे पोस्टेड हुए, जैसे पहले कमर्शियल होता था, फिर आपको बेस स्टेशन अपना चॉइस करना होता था, फिर अगर आप वहाँ चले जाते थे फिर 10 साल की सर्विस देने के बाद फिर बाद में आपको कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। तो पहले ऐसे सीन था, अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है। तो गाइस अब हम बात करेंगे पर्क्स एंड बेनिफिट। तो सबसे पहले जो काफ़ी लोगों के माइंड में यही रहता है पर्क्स और बेनिफिट चलते डब्ल्यू में कुछ हद से ज़्यादा मिलता है। तो कुछ कुछ एज है इस डिपार्टमेंट में, जैसे आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलेगा, दूसरा आपको कहते हैं बैग अलाउंस मिलता है। ये तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। न्यूज़पेपर का 6-6 महीने में आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलेंगे, और बैग अलाउंस एक बार मिल जाता है 3-4 साल में। तो ये था आपका 2 अलाउंस। इसके अलावा आपको LTC मिलेगा। LTC में आप जा सकते हो बाय एयर, इकोनॉमी क्लास या कहते हैं सेकेंड AC के थ्रू। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको, सेमी प्राइवेट वाली मिलती है, और आपको TADA बेनिफिट मिलेगा। जब अगर फील्ड पे जाओगे तो आपका TADA इस टाइम 2200 के करीब आपका पर डे का है, तो 2200 पर डे का आप क्लेम कर सकते हो। ये तो आपके अदर बेनिफिट, और मेडिकल फैसिलिटी ये सारी चीज़ें मिलती है। तो अब बात करेंगे हम पेपर 4। तो पेपर 4 कहते हैं गाइस, देखो मैं आपको क्लियर बताऊँ, पेपर 4 आपको अभी से तैयारी नहीं करनी, और पर ये भी कह सकते हैं मेंस के बाद आपके पास समय नहीं होता। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके प्री में अभी 160 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप अगर डब्ल्यू चाहते हो तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। इन केस
आपके पेपर अगर वो आपका 160 प्लस मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको लग रहा है कि आपके गलते बाकी सेक्शन अभी वीक है, तो पहले अपने वो जो 4 सेक्शन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके वहाँ पे अच्छे स्कोर हो। अगर आपका मान लो कि डब्ल्यू के पोस्ट में नाम आ भी गया, तो फिर उसके बाद आपके वो बाकी सेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप बाद में कहते हैं पेपर 4 के लिए तैयारी कर सकते हो। तो ये एक सटीक तरीका है, ये नहीं कि आप पहले जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, आप पेपर 4 की कर रहे हो, और पेपर 4 में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ भी रहे हो और आपने प्री क्वालिफाई नहीं करा, तो आपकी जो आपने मेहनत करी वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस चीज़ को याद रखना है कि आपको पेपर 4 की तब तैयारी करनी है जब आपके 160 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो पहले उन सब्जेक्टों को इम्प्रूव करो, स्ट्रॉन्ग करो, देन मूव ऑन पेपर 4। ये आपका तरीका था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ डिपार्टमेंट के मिथ है। तो मिथ ये है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसमें गाड़ी मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलती। ऑल्दो आपकी गेजेटेड पोस्ट है तो आपको कोई पर्सनल व्हीकल नहीं मिलेगी, आपको अपने कन्वेंस पे ही कहते हैं ऑडिट पे जाना पड़ता है, तो आपको कोई कहते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें बेनिफिट नहीं मिलेगी। गेजेटेड ऑफिसर की कहते हैं स्टैम्प मिलती है, पर आप जब तक कहते हैं परमानेंट नहीं हो, जब प्रोमोशन जब तक आपका क्लियर नहीं हो। दूसरी बात, आपको स्टैम्प मिलती है, स्टैम्प आप तभी किसी डॉक्यूमेंट में कर सकते हो अनलेस और अनटिल आपका कहते हैं प्रोविजन कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले आप नहीं कर सकते हो। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि एसएस का एग्ज़ाम जरूर है कि जब आप डिपार्टमेंट में एंटर करते हो आपको एसएस का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। गाइस मैं लिटरली बताऊं कि एसएस के एग्ज़ाम को लोग बोलते हैं बहुत हुआ है, मतलब बहुत कहते हैं टफ है। देखो गाइस, मानता हूँ थोड़ा टफ है, पर जो आप इतने बड़े एग्ज़ाम को ऑल ओवर इंडिया पे एग्ज़ाम क्लियर करके आ रहे हो, उसके एग्ज़ाम सामने ये एग्ज़ाम कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको रैंक लानी पड़ती है, आप इतने टॉप 100 में 50 में रैंक ला रहे हो। तो यहाँ भी पेपर 4 कहते हैं वो आपका एसएस जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना इतना भी टफ नहीं है। यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कहते हैं रैंक लाने होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स लाओ और उसमें आपका कहते हैं क्लियर हो जाता है। मैं बताऊँ गाइस अपनी, मैंने 2 अटैम्प्ट में 9 के 9 पेपर निकाल दिए। पहले अटैम्प्ट में मैं ज़्यादा भी नहीं पढ़ा था, तब भी 4-5 पेपर निकाल दिए, और लास्ट पे 3 जो पेपर बचे थे वो भी मैंने क्वालिफाई किया। हाँ, आपको थोड़ा लास्ट के टाइम में थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आप सोचो कि मैं कहते आराम से दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। कोशिश करना जितने से जल्द कहते पेपर निकाल दो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आपकी 3 चीज़ थी। और चौथी चीज़ कि आप सोचोगे कि मैं इस डिपार्टमेंट में आ गया हूँ, ऑडिट डिपार्टमेंट में, कि मैं मतलब काफ़ी मतलब उसके ऊपर मतलब अब तो मेरी पावर आ गई, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो गाइस देखो, ऐसा नहीं है। ऑल्दो आपकी कहते आपको एडवांटेज है बाकी डिपार्टमेंट पे। हाँ, आपके कनेक्शन अच्छे बनेंगे, आपको कहते कीप ऑन लर्निंग होती है। बाहर इस डिपार्टमेंट में आप कितनी भी एज हो जाए ना, 60, 55, 50 प्लस भी एज होगी, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। क्यों? कंडीशन ये है, रीज़न ये है कि आपको ना डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऑडिट करने हैं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट तभी करोगे जब आपको नॉलेज होगी, तभी डिपार्टमेंट आपको टाइम टू टाइम कहते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता रहता है, आपको कहीं वर्कशॉप देता रहता है, कोई ना कोई चीज़ें आपको पेपर होते रहते हैं। क्यों? ताकि आप जितना लर्न करोगे उतना आप कहते हैं आपको नॉलेज होगी और उतना आप कहते हैं ऑडिट प्रॉपर तरीके से कर सकोगे। तो ये होता है, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाओगे, आपको एक्चुअल में क्या है कि ये डिपार्टमेंट आपका मोनोटोनस नहीं होगी, आपको कहते हैं हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होगी और आप हर डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से समझ पाओगे कि एक्चुअल में काम कैसे चल रहा है। बात रही कि ऑडिट टाइम मिलता है नहीं मिलता, तो गाइस डिपेंड्स ऑन योर सेक्शन, आप किस सेक्शन में पोस्टेड हो, आप हेडक्वार्टर या फील्ड में पोस्टेड हो। और उसमें भी क्या है कि हेडक्वार्टर या अगर हेडक्वार्टर में पोस्टेड हो तो आपका सेक्शन कौन सा है। कुछ सेक्शन होते हैं कि उसमें इतना काम नहीं होता, बैलेंस होता है। कुछ सेक्शन ऐसे होता है आपको काम बहुत होता है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप पोस्टेड हो गए तो वो उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, करने वाले काफ़ी लोग यूपीएससी और दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, और नहीं करने वाले तो कुछ भी नहीं कर पाते अगर टाइम होता भी है। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे कहते टाइम को मैनेज करते हो, कैसे कहते चीज़ों को अपना अरेंज कर पाते हो और अपनी फर्दर तैयारी के लिए। तो गाइस इस वीडियो में बस यहीं तक था।
अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जेन्युइन एडवाइस दूंगा, ग्राउंड लेवल पर एडवाइस दूंगा कि एक्चुअल में डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें अभी चल रही है और क्या चीज़ें होने वाली है। मैं क्लियर बताऊंगा। यूट्यूब के जो मिथ है ना उससे दूर रहना। कुछ नहीं है कि 2 लाख रुपए सैलरी, हमें पावर, स्टैंडिंग अथॉरिटी, मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी लगती है कि भाई क्या ही बोल रहे हैं, इतना एजुकेटेड पर्सन, फिर भी हम बस वो अपना काम कर रहे हैं। पर रियलिटी ऐसी नहीं है, रियलिटी कुछ हो रहा होगा, एंटर करोगे तब पता चलेगा। मैं 2.5 साल से लास्ट बैच से अभी तक मैं लगा हुआ, मैं उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे क्या कहते हैं काफ़ी डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरह चीज़ें पता है, जो बाहर के बंदे से वो उसको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी जितनी मेरे को अच्छी नॉलेज होगी कि एक्चुअल में चीज़ें क्या होती है। पेपर में लिखना अलग चीज़ होती है, ऑन रियलिटी ऑन द ग्राउंड लेवल क्या चल रहा है वो उसी को पता होगा जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो अगर आपको क्या कहते हैं ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो उसी पर्सन से कनेक्ट हो जिसने क्या कहते हैं एग्ज़ाम निकाल रखा है, जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अगर मैं आने वाले टाइम में आपको कहते हैं एसएस की तैयारी के लिए भी फ्री में वीडियो प्रोवाइड करूँगा ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सको। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।